ओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे बच्चों और एकदम मस्त होंगे। हम लोग ग्रामीण परिवेश पढ़ रहे थे, ग्राम समाज एवं विकास, और ग्राम समाज एवं विकास में चैप्टर हमारा चल रहा था ग्रामीण सामाजिक विकास। ठीक है बच्चों, इसमें हमारा एक लेक्चर हो गया था। दूसरा लेक्चर में हमने क्या किया था, कल आपके लिए वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे, लेकिन क्या हुआ, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। जितना मैंने समझाया, लगभग 15 मिनट का वीडियो तो विजिबल था बच्चों, लेकिन इसके बाद का वीडियो विजिबल नहीं हो रहा था। मैं जो भी आपका समझाने का प्रयास कर रहा था बोर्ड पे, वो सभी चीज़ें, कंटेंट जो था वो अवेलेबल नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं, टेक्निकल फॉल्ट हो जाती, इशू, छोटे मोटे इशू तो होते ही रहते हैं सब ये। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दोबारा फिर से वीडियो बना दे रहा हूँ, शूट कर दे रहा हूँ, परेशान बिल्कुल नहीं होने का। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा बच्चों टॉपिक था ग्रामीण समाज में धार्मिक संबंध। ग्रामीण समाज में धार्मिक संबंध, ग्रामीण समाज में धार्मिक संबंध, ये हमारा टॉपिक है। आइए इसके बारे में बात करते हैं बच्चों। ग्रामीण समाज में धार्मिक संबंध क्या होता है? जैसे ग्रामीण समाज में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। ग्रामीण समाज में क्या होता है, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है बच्चों, ग्रामीण समाज में क्या होता है, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, किसी न किसी धर्म से लोग क्या होते हैं, अटैच होते हैं। किसी न किसी धर्म से ये जुड़े रहते हैं। ठीक बच्चों, तो क्या है, ग्रामीण समाज में अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते रहते हैं, और ये जो रहते हैं ये किसी न किसी धर्म से बच्चों क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं। ठीक है, और धर्म के कार्यों को धर्म के कार्यों को जन्म से लेकर धर्म के कार्यों को जन्म से लेकर मृत्यु तक ये इस कार्य को अकेला नहीं कर सकते हैं। इस कार्य को अकेले नहीं कर सकते हैं। इन्हें इस कार्य को करने के लिए जरूरत पड़ेगी दूसरे धर्म की। इन्हें इस कार्य को पूरा करने के लिए इन्हें इस काम को पूरा करने के लिए अन्य जाति का सहयोग लेना पड़ेगा। अन्य जाति का सहयोग। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्या हमने देखा, ये देखा कि ग्रामीण समाज में धार्मिक संबंध। ग्रामीण समाज में होता क्या है, विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं, अलग अलग धर्म के लोग, वो किसी न किसी धर्म से क्या होते हैं बच्चों, जुड़े होते हैं। कोई हिंदू धर्म से, तो कोई मुस्लिम धर्म से, कोई सिख धर्म से, कोई ईसाई धर्म से। ठीक है, सभी का अपना अपना क्या है, धर्म है। ठीक है, धर्म के कार्यों को जन्म से लेकर मृत्यु तक ये इस कार्य को अकेले नहीं कर सकते हैं।
इस कार्य को करने के लिए इन्हें किसी दूसरे अन्य जाति की मदद लेनी पड़ेगी। अन्य जाति का सहयोग बच्चों क्या हो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वही मैंने बताया कि ग्रामीण समाज में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, ये किसी न किसी धर्म से जुड़े होते हैं और ये धर्म के कार्यों को अकेला नहीं कर सकते। इन कार्य को करने के लिए इन्हें किसी दूसरे अन्य जाति का सहयोग लेना पड़ेगा। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे श्याम जी नाम है इनका, ठीक है, ये श्याम जी हैं, ये मान लिया हमने हिंदू धर्म से संबंधित हैं। श्याम जी क्या है, हिंदू धर्म से संबंधित है। अब श्याम जी जब इनका जन्म हुआ होगा, तो इनका नामकरण करने के लिए क्या बच्चों पंडित जी आए होंगे। श्याम जी ने अपने तो नाम नहीं रख लिया होगा, श्याम जी पैदा हुए तो कहने लगे हमको श्याम जी कह के बुलाने लोग नहीं, तो बच्चों क्या हुआ पंडित जी आए, पंडित जी ने क्या किया श्याम जी का नाम दिया, ठीक है, नामकरण किया। जब श्याम जी की मृत्यु होगी तो मृत्यु के बाद क्या होगा, श्याम जी का लड़का होगा या इनके लड़का होगा, बेटे होंगे या इनके पिता होंगे, चाचा लड़के होंगे, तब क्या होगा इनकी चिता में अग्नि कौन देगा, इनका बेटा होगा या इनके पिताजी होंगे, लड़के होंगे, कोई क्या होगा इनका चिता में अग्नि देगा। और इससे पहले क्या होता है और भी सारे संस्कार होते हैं, चिता के आग देने से पहले क्या होता है मुंडन संस्कार वगैरह होता है। कहते हैं मुंडन संस्कार वगैरह ये सारे काम ना करो तो जो आदमी मर जाता है उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो व्यक्ति जब श्याम जी जन्म हुआ मृत्यु हुआ तो क्या श्याम जी ने सब अकेले ही कर लिया, अपना नाम कर लग लिया, मृत्यु के समय अपने चिता को मुखाग्नि दे दी, नहीं बच्चों। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक श्याम ने क्या किया, अपने धर्म के कार्यों को अकेले नहीं कर सके, लेकिन क्या हुआ इन्हें किसी दूसरे धर्म की आवश्यकता पड़ी बच्चों। ठीक है, तो वही इस चीज में इस के माध्यम जो हमने आपको समझाया वो इतना ही था। ठीक है, अब आगे आइए बात करते हैं कि ग्रामीण समाज में धार्मिक संबंध के आधार पर इसको 4 भागों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है बच्चों, आइए अब 4 भाग कौन कौन से हैं। ग्रामीण समाज के धार्मिक संबंधों का क्या किया गया है बच्चों, 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग आर्थिक आधार, आर्थिक आधार। दूसरा हमारा क्या है, धार्मिक आधार। आर्थिक आधार, धार्मिक आधार। इसके बाद क्या बच्चों, सामाजिक आधार। फिर है मनोवैज्ञानिक आधार। तो ग्रामीण समाज में धार्मिक संबंध को 4 आधार पर बांटा गया है, आर्थिक आधार, धार्मिक आधार, सामाजिक आधार और मनोवैज्ञानिक आधार बच्चों। ठीक है, आइए बात करते हैं आर्थिक आधार पर क्या होता है। ठीक है, ग्रामीण समाज में धार्मिक संबंध का मुख्य आधार आर्थिक आधार की है। इसमें क्या होता है, जैसे आर्थिक आधार पर हर आदमी हर व्यक्ति अपने अलग अलग व्यवसाय से क्या होता है संलग्न होता है, जुड़ा रहता है। जिससे अब हम बात कर लें नाई की। नाई क्या होता है बच्चों, आपके बाल काटता है। ठीक है, नाई यानी नौआ यानी कि बार्बर। बार्बर क्या करता है, आपके बाल काटता है। जब यदि आप नाई के यहाँ बाल कटवाने जाते हैं, क्या ये देखते हैं कि नाई मुसलमान है या नाई चमार है या नाई हिंदू है, क्या आप नाई के यहाँ जाति देख कर जाते हैं? क्या बच्चों आप नाई के यहाँ जब बाल कटाने जाते हैं क्या उसकी जात देख कर जाते हैं? नहीं बच्चों। जब आप चाउमीन खाने जाते हैं या किसी होटल में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, क्या आप देखते हैं कि अगला आदमी किस जाति का है, क्या उस जाति का देख कर आप खाना खाते हैं? ऐसा बच्चों बिल्कुल नहीं है। तो वही क्या किया गया है, तो ग्रामीण समाज में धार्मिक संबंध के आर्थिक आधार पर यही बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति की जात के आधार पर हम उसका जो है क्या नहीं कर सकते, आर्थिक आधार पर उस जात का हम लोग आकलन वगैरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
दूसरा हमारा क्या है, धार्मिक आधार। क्या है बच्चों, धार्मिक आधार। धार्मिक आधार पर क्या बताया गया, धार्मिक आधार पर अभी हमने बताया जस्ट पहले इसके कि जब व्यक्ति जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने धार्मिक कार्यों को वो पूरा अकेले नहीं कर सकता। इस धर्म के कार्य को उसे पूरा करने के लिए किसी अन्य दूसरे जाति की सहायता लेनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, तो धार्मिक आधार समझ में आए कि धार्मिक आधार पर कोई भी व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने कर्तव्यों को, अपने धर्म के कार्यों को पूरा नहीं कर सकता। उसे इस कार्य को पूरा करने के लिए किसी दूसरे अन्य धर्म की जरूरत पड़ती है बच्चों। ठीक है, ये हमारा हो गया धार्मिक आधार। नेक्स्ट आधार की यदि बच्चों बात करते हैं, नेक्स्ट आधार हमारा आता है सामाजिक आधार। क्या होता है, सामाजिक आधार। सामाजिक आधार की बात करें, सामाजिक आधार में क्या बच्चों, उच्च जाति के और निम्न जाति के लोगों में अब कोई भी क्या है बच्चों, भेदभाव नहीं है। यानी कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट के लोगों में अब कोई भी क्या है, भेदभाव नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, अपर कास्ट और लोअर कास्ट में क्या है, अब कोई भी भेदभाव की वाली बात नहीं है। जैसे आप देखते हैं कि हिंदू के मंदिर में अब क्या है, मुसलमान वगैरह भी आते हैं, और मुस्लिम की दरगाह मस्जिद वगैरह में क्या है, बहुत सारे हिंदू भी जाते हैं। यानी कि अब यूँ कहें कि सामाजिक आधार पर ये धार्मिक संबंध देखे तो अब कोई भी उसमें क्या है, भेदभाव नहीं रह गया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा है मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार पर क्या है, लोग अब एक दूसरे की भिन्न भिन्न जातियों में क्या हो गए हैं, विभाजित हो गए। मनोवैज्ञानिक के आधार पर लोग अब अलग अलग जातियों में क्या हो गए, विभाजित हो गए हैं। ठीक है, तो ग्रामीण समाज में धार्मिक संबंध को 4 आधारों पर बांटा गया। आर्थिक आधार हमने बताया, कोई व्यक्ति यदि होता है तो उसकी आप क्या जाति देखकर उसके आ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये था आर्थिक आधार पे। धार्मिक आधार पर क्या था, कोई भी व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने उस कर्तव्यों को पूरा कभी अकेला नहीं कर सकता। उसे इस धर्म के कार्यों को पूरा करने के लिए किसी अन्य दूसरे धर्म की जाति की सहायता लेनी पड़ेगी। सामाजिक आधार पे क्या है, अब उच्च नीच की उच्च जाति निम्न जाति में कोई भेदभाव नहीं। अब क्या है, मुस्लिम का आदमी बहुत से देखने को मिलता है, मुसलमान का आदमी हिंदू मंदिर में आता है, और मुस्लिम की मस्जिद बहुत सारा हिंदू आदमी जाता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक आधार पर क्या है, मनोवैज्ञानिक आधार पर धार्मिक संबंधों की बात करें तो अब लोग क्या अलग अलग जातियों में क्या हो गए, विभाजित हो गए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इतना समझ में आया आपको। अब बात करते हैं ग्रामीण समाज में अंतर जाति संबंध। ग्रामीण समाज में अंतर जाति संबंध। ठीक है, तो अब ग्रामीण समाज में अंतर जाति संबंधों के बारे में बात करेंगे। इसको भी बच्चों क्या किया गया है, अब इसको भी 5 भागों में बांटा गया है। पहला आर्थिक स्वरूप, आर्थिक स्वरूप, वैवाहिक स्वरूप। ग्रामीण समाज में अंतर जाति संबंध के स्वरूप लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, आर्थिक स्वरूप, वैवाहिक स्वरूप, तीसरा सामाजिक स्वरूप, न्यायिक स्वरूप, जी बच्चों। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट और कौन सा स्वरूप है। धार्मिक।
तो ग्रामीण समाज में अंतर जातीय संबंधों के स्वरूप को 5 भागों में बांटा गया है। एक आर्थिक स्वरूप, वैवाहिक स्वरूप, सामाजिक स्वरूप, न्यायिक स्वरूप, नेक्स्ट है धार्मिक स्वरूप। आइए इनके एक एक करके स्वरूप के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आर्थिक स्वरूप के बारे में बात करते हैं। आर्थिक स्वरूप यदि देखा जाए तो हर व्यक्ति के पास, ग्रामीण समाज में देखते होंगे, हर वर्ग के लोगों का अपना अलग अलग क्या है, व्यवसाय होता है। कोई लोहार होता है, कोई सुनार होता है, ठीक है, कोई नाई होता है, ठीक है। इस तरह से कई लोगों का अपना अलग अलग क्या होता है, बिजनेस होता है, अपना अलग अलग धंधा होता है, और अपने अलग अलग व्यवसाय से क्या होते हैं बच्चों, ये लोग जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब जैसे गांव में लोहार है या बढ़ई है, लोहार यानी कि अब जैसे गांव में लोहार वगैरह, यदि आपको कोई भी चीज लोहे की जैसी चीज बनवानी हो, आपको जरूरत हो, तो क्या करेंगे, लोहार भैया के पास जाएंगे, तो उनसे क्या करेंगे, आप जो भी बनवाना हो, आपको एंगल बनवाना हो, लोहे का पलंग बनवाना हो, कुछ भी बनवाना हो, तो आप लोहार जी के पास जाएंगे, उनसे क्या कहेंगे, भैया हमारे लिए ये चीज बना दीजिए। लोहार भैया क्या कर देंगे, बना देंगे। यानी कि यूं कहें कि ग्रामीण समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस आर्थिक स्वरूप से क्या होता है, पूर्ण रूप से सहयोग मिलता है। ठीक है, बड़े बड़े ग्रामीण समाजों में क्या होता है, सुनार भी मिलते हैं। सुनार यानी कि जो सोने से वगैरह काम करते हैं, ऑर्नामेंट्स गहने से संबंधित कुछ काम करते हैं। ठीक है, आपको सोना वगैरह कुछ भी बनवाना होता है, तो क्या हुआ, सुनार भैया के पास गए, आपने बाली बनवाया, कंगन बनवाया, अंगूठी जो भी बनवाई, इससे क्या है, ग्रामीण समाज की आवश्यकताओं से भी क्या हो रही, पूर्ति हो रही है। ठीक है, ये था आर्थिक स्वरूप के आधार पर। नेक्स्ट बात करते हैं यदि बच्चों वैवाहिक स्वरूप पे, तो वैवाहिक स्वरूप में क्या होता है, वैवाहिक स्वरूप की बात करें, यदि जैसे कोई हिंदू धर्म की लड़की है, हिंदू धर्म की कोई यदि लड़की है, यदि सॉरी हिंदू धर्म का कोई लड़का है, यदि मान लीजिए उसकी शादी होनी है, ठीक है, उसकी शादी में क्या होता है, नाई जाएगा, नाई उसके जूते उतरवाएगा, पहनाएगा, इन सब चीजों क्या करने के लिए नाई का होना जरूरी है। जैसे शादियों में पंडित जी का होना बहुत जरूरी है। दोनों पक्ष से, लड़का वाले पक्ष से, लड़की वाले पक्ष से क्या आते हैं, पंडित जी आते हैं, मंत्रोच्चारण करा के बढ़िया भोरी वगैरह खूब अच्छे से शादी संबंध क्या करते हैं, निपटवाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं जब तक पंडित जी वगैरह या नाई वगैरह नहीं आते हैं, तो ये शुभ कार्य, शादी जैसे संबंध, वैवाहिक संबंध क्या होते हैं, शुभ नहीं माने जाते हैं। ठीक है, तो हिंदू लड़का यदि कोई शादी होगी तो वहाँ पे नाई है, पंडित जी हैं, सब जाएंगे। ऐसे पंडित जी वगैरह क्या मंत्रोच्चारण कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। इसके बाद बदले में क्या, पंडित जी को दान दक्षिणा दिया जाता है, धन दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, रुपया दिया जाता है। इसी प्रकार से नाई वगैरह जाता है, जूता वगैरह आपको उतराता है, उनको भी क्या करते हैं, उसके बदले आप उनको क्या देते हैं, धन देते हैं। ठीक है, तो हिंदू परंपरा में नाई का होना, पंडित जी का होना अत्यंत आवश्यक है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक स्वरूप। सर सामाजिक स्वरूप क्या होता है, सामाजिक स्वरूप की यदि बात में, जैसे कोई भी गांव की हिंदू लड़की मान लीजिए, गांव की कोई भी हिंदू लड़की है, अब इसकी मान लीजिए क्या होनी है, शादी होनी है। ठीक है, गांव की हिंदू लड़की, इसकी अब क्या होनी, शादी होनी है। अब ये लड़की जहाँ जहाँ पे इसके मान लो ग्रामीण समुदाय, मान लो 50 घर है, 50 घर में मान लड़की जो है 3 घरों में इसने काम किया, इनके यहाँ काम किया, इनके यहाँ काम किया, इनके यहाँ काम किया। अब ये वर्ग काफी क्या बच्चों, गरीब है। अब ये क्या करेंगे, इनकी शादी में, लड़की की शादी में इसने जहाँ जहाँ पे काम किया, ये लोग क्या करेंगे, उसकी शादी में आके बच्चों मदद करेंगे। क्या करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है, कुछ अपना दान देंगे आके, कोई अपना अन्न देगा, अनाज वगैरह देगा आके। तो इससे क्या है कि सामाजिक स्वरूपों में, यानी कि ग्रामीण समाज में अब सामाजिक स्वरूप का काफी बड़ा बदलाव देखा गया है। ठीक है, हिंदू लड़की की शादी में लड़की ने जहाँ जहाँ पे काम वगैरह कुछ भी किया हो, तब वो क्या करेंगे, इनकी शादी में आकर मदद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, न्यायिक स्वरूप। न्यायिक स्वरूप में क्या होता है, न्यायिक स्वरूप ऐसा स्वरूप है ग्रामीण समाज में, अब जाति देखकर वहां पर न्याय नहीं किया जाता है। अब जात को देखकर वहां पे क्या बच्चों, न्याय नहीं किया जाता। अब निष्पक्ष होकर निर्णय लिया जाता है। जो पंच परमेश्वर होते हैं वहां के, जो न्याय सुनाते हैं, जजमेंट करते हैं, वो क्या करते हैं, किसी के प्रति कि नहीं तू हमारे प्रति, हमारे हो तो हम तुम्हारे पक्ष पर निर्णय लेंगे।
बच्चों बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, अब निर्णय बिल्कुल निष्पक्ष, ना हम तुम्हारे हैं ना तुम्हारे हैं, ठीक है। हम जो फैसला सुनाएंगे वो सभी के हित के लिए सुनाएंगे, सभी के बराबर का फैसला सुनाएंगे, ठीक है। ना तुम्हारे पक्ष में जाएगा ना इनके पक्ष में जाएगा, फैसला सभी के हित में होगा बच्चों, ठीक है। तो अब उच्च जाति और निम्न जाति को देखकर अब फैसला नहीं सुनाया जाता, फैसला निर्णय क्या होता है, बिल्कुल निष्पक्ष होकर दिया जाता है, ठीक है। निष्पक्ष निर्णय लिया जाता है, सभी के लिए बराबर का न्याय है, ठीक है। धार्मिक आधार, धार्मिक स्वरूप हमने बताया आपको। धार्मिक स्वरूप क्या होता है, कोई भी व्यक्ति होता है अपने धार्मिक कार्यों को पूरा अकेले नहीं कर सकता है। धार्मिक कार्यों क्या होता है बच्चों, कोई भी धार्मिक कार्यों को अपना व्यक्ति अकेले पूरा नहीं कर सकता, उसी को करने के लिए किसी अन्य दूसरे धर्म से भी क्या लेनी पड़ेगी, सहायता लेनी पड़ेगी। हमने अभी आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो ये थे हमारे ग्रामीण समाज में अंतर जाति संबंध के स्वरूप, जिसमें कि पहला हमने आपको बताया आर्थिक स्वरूप, दूसरा बताया हमने वैवाहिक स्वरूप, तीसरा बताया सामाजिक स्वरूप, चौथा बताया न्यायिक स्वरूप, पांचवा बताया धार्मिक स्वरूप, ठीक है। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको जो भी हमने संबंध के स्वरूप बताए विधिवत पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट बच्चों बात कर लेते हैं ग्रामीण समाज का श्रम विभाजन। ग्रामीण समाज का श्रम विभाजन, बच्चों ग्रामीण समाज की यदि श्रम विभाजन की बात करें, इसको क्या है, तीन भागों में बांटा गया है। श्रम विभाजन को तीन भागों में बांटा गया है। सर पहला विभाजन क्या है, पहला विभाजन बच्चों जमींदार है, क्या है, जमींदार, जिसके पास क्या होती है, जमीन होती है, जमीन का मालिक होता है। दूसरा सर क्या है, दूसरा की बात करें, दूसरा हमारा बच्चों है भूमिहीन श्रमिक, क्या है, भूमिहीन श्रमिक, ऐसे श्रमिक जिनके पास क्या होती है, भूमि नहीं होती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, भूमिहीन श्रमिक। सर तीसरा क्या है, तीसरा बच्चों ग्रामीण रोजगार है, तीसरा हमारा है ग्रामीण रोजगार। जी मेरे प्यारे बच्चों, जी सर। अब सर एक एक करके आप इनको बताएंगे। जी बच्चों हम बताएंगे। अब ग्रामीण समाज का श्रम विभाजन के बारे में हम आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला है जमींदार। जमींदार क्या होता है बच्चों, जमीन का मालिक होता है, पहली बात तो, ठीक है। इसकी पहले पॉइंट की बात करें, जमीन का मालिक होता है, ठीक है। पहली बात तो क्या होता है, जमीन का मालिक होता है, ठीक है। दूसरा श्रमिकों से काम करवाता है। जब इसके पास जमीन होगी या अकेले जमीन का पूरा देख नहीं लेगा, उसके लिए क्या करेगा, श्रमिक रखेगा, लेबर रखेगा, श्रमिकों से क्या करवाएगा, काम करवाना, ठीक है बच्चों। श्रमिकों से क्या करवाना, काम करवाना, ठीक है, जमींदार का काम है। अगली चीज क्या है कि जमीन की देखभाल करने के लिए बेगार लोग, जमीन की देखभाल करने के लिए बेगार लोग रखे गए, ठीक है। बेगार मतलब श्रमिक लोग, जमीन की देखभाल करने के लिए बेगार लोग, ठीक है बच्चों। तो ग्रामीण समाज का श्रम विभाजन तीन तरह से किया गया। पहला जमींदार के, दूसरा भूमिहीन श्रमिक, तीसरा ग्रामीण रोजगार। जमींदार क्या होता है सर, जमीन का पूरे मालिक होता है, श्रमिकों से काम करवाता है, श्रमिकों से काम करवाएगा, उसके बदले उन्हें क्या देगा बच्चों, धन देगा, रुपया देगा। जमीन की देखभाल करने के लिए बेगार लोग रखेगा, बेगार लोग रखेगा, उन्हें क्या चाहिए, धन चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों हमारा जमींदार हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भूमिहीन श्रमिक। इनके पास क्या होता है, भूमि नहीं होती, पहली बात तो। ऐसे श्रमिक होते हैं जिनके पास क्या होता है, भूमि का अभाव होता है, ठीक है, भूमि का अभाव लिख देते हैं, ठीक है। इनके पास क्या होता है बच्चों,
भूमि का अभाव होता है। दूसरी चीज क्या होती है, इनके श्रमिक में क्या होता है, ये लोग फसलों की बुआई करते हैं। फसलों की बुआई अपनी नहीं सर, जमींदार वगैरह लोगों की, जो गांव में और लोग होते हैं जिनके पास जमीन होती है, उनके फसलों क्या करना, बुआई करना। बुआई कटाई करना, ठीक है बच्चों, उनकी फसलों क्या करते हैं, बुआई करते हैं और कटाई करते हैं। ठीक है, तो भूमिहीन श्रमिक कैसे होते हैं, ऐसे श्रमिक जिनके पास क्या होता है, भूमि का अभाव होता है, फसलों की बुआई और कटाई करते हैं, ये सब इनका काम होता है। और इनको बच्चों क्या होता है, सस्ती मजदूरी मिलती है। सस्ती मजदूरी मिलने के कारण क्या होता है, इनके परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता है। सस्ती मजदूरी मिलती है जिसकी वजह से इनके परिवार का लालन पोषण नहीं हो पाता, इसलिए इन भूमिहीन श्रमिक की स्थिति कैसी होती है बच्चों, थोड़ी दयनीय होती है। थोड़ी कैसी होती है, दैनिक होती है, यानी कि आर्थिक स्थिति इनकी कैसी होती है, सही नहीं होती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है ग्रामीण कारीगर। ठीक है, ग्रामीण कारीगर में क्या होता है, इसमें व्यक्ति हर व्यवसाय से अपना अलग अलग संलग्न होता है। कोई बढ़ई होता है, माली होता है, धोबी होता है, लोहार होता है। इसमें क्या होता है बच्चों कि ग्रामीण समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या है, बड़े लोग हैं, माली हैं, धोबी हैं, लोहार हैं। आपको लकड़ी कोई भी चीज चाहिए, बड़े भैया के पास गया, सर हमें इतनी बड़ी, भैया क्या कर दीजिए, मेज बना दीजिए। बड़े क्या करेगा, आपके लिए मेज बना देगा। तो यानी कि एक प्रकार से ये है कि ग्रामीण समाज की जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण रोजगार में हर व्यक्ति अपने अलग अलग व्यवसाय से संलग्न है, जुड़ा हुआ है बच्चों। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि ग्रामीण समाज का श्रम विभाजन, ग्रामीण समाज का श्रम विभाजन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, जमींदार, भूमिहीन श्रमिक, ग्रामीण रोजगार। जमींदार में जमीन का मालिक होता है, श्रमिकों से काम करवाएगा, उसके बदले में उन्हें क्या देगा, पैसा देगा। जमीनों की देखभाल करने के लिए बेगार लोग रखेगा, बेगार लोग रखने मतलब जो श्रमिक लोग रखेगा, उनके बदले क्या देगा, उन्हें धन देगा। भूमिहीन श्रमिक क्या होते हैं सर, जिनके पास भूमि का क्या होता है, अभाव होता है, भूमि होती नहीं है। फसलों की बुआई करेंगे, कटाई करेंगे दूसरों की खेती में। ठीक है, सस्ती मजदूरी मिलती है, जिसके कारण क्या होता है, ये अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय होती है, खराब होती है। ग्रामीण रोजगार में क्या होता है, बढ़ई, माली, धोबी, लुहार इत्यादि और भी कई धर्म और भी कई व्यवसाय से लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, लोगों के रोजगार को, ग्रामीण रोजगार की आवश्यकताओं को क्या करते हैं बच्चों, पूरा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब इसमें है कि श्रम विभाजन के कुछ अन्य प्रमुख वर्ग हैं। श्रम विभाजन के अन्य प्रमुख वर्ग। श्रम विभाजन के अन्य प्रमुख वर्ग और भी हैं। इनको ही बच्चों क्या है, 3 भागों में बांटा गया है। श्रम विभाजन के अन्य कुछ प्रमुख वर्ग हैं जिनको क्या किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग में बात करें, पहला है सेवक वर्ग। क्या है बच्चों, सेवक वर्ग। सेवक वर्ग, ठीक है, ग्रामीण महाजन, तीसरा है सरकारी अधिकारी। ठीक है, तो श्रम विभाजन के अन्य प्रमुख वर्ग और भी हैं। पहला सेवक वर्ग, ग्रामीण महाजन, फिर क्या, सरकारी अधिकारी। ठीक है, सेवक वर्ग कौन होता है, सेवक वर्ग वह वर्ग होता है जिस वर्ग के अंदर लोग क्या करते हैं, दूसरों की सेवा करके अपनी जीविका को चलाते हैं। दूसरों की सेवा करके अपनी जीविका को चलाने का काम इस वर्ग में किया जाता है। ठीक है, दूसरों की सेवा करके
अपनी जीविका को चलाना। ठीक है बच्चों, दूसरों की सेवा करके अपनी जीविका को क्या होता है, चलाना। ठीक है, नेक्स्ट होता है बच्चों ग्रामीण महाजन। ग्रामीण महाजन क्या होता है, ग्रामीण महाजन में गांव के जो किसान लोग होते हैं उनको क्या करना, लोन उपलब्ध कराना, ऋण उपलब्ध कराना हाई इंटरेस्ट पे, मतलब उच्च ब्याज पे लोन देना। इसके बाद क्या होता है, जब हाई इंटरेस्ट लेंगे, ब्याज ज्यादा होगा तो क्या करेंगे लोग, उससे मुनाफा कमाते हैं। ठीक है, लोन देकर हाई इंटरेस्ट पर मुनाफा कमाना। ठीक है, ये इस तरह के वर्ग के लोग होते हैं कि किसानों का रोजगार, किसानों वगैरह को लोन तो देते हैं, कहते हैं हम बहुत ज़्यादा ब्याज लेंगे, हम इतने ब्याज पे आपको पैसा देंगे, इतने ब्याज पे रुपया देते हैं, फिर उस पर क्या करते हैं लोग, मुनाफा कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये होते हैं ग्रामीण महाजन के लोग। सरकारी अधिकारी के बारे में बात करते हैं। सरकारी अधिकारी क्या होते हैं, ग्रामीण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में क्या होते हैं, प्रयासरत रहते हैं। ठीक है, ग्रामीण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में प्रयासरत रहते हैं और अच्छी से अच्छी हम व्यवस्था गाँव में लाए बच्चों। ठीक है, तो समझ में आया श्रम विभाजन के 3 प्रमुख वर्ग, सेवक वर्ग, ग्रामीण महाजन, सरकारी अधिकारी। सेवक वर्ग में क्या होता है, दूसरों की सेवा करके अपनी जीविका को चलाना। ग्रामीण महाजन में क्या होता है, किसानों को लोन देकर हाई ब्याज पर मुनाफा कमाना, ग्रामीण महाजन का कार्य। सरकारी अधिकारी क्या सोचता है कि हम अपने ग्रामीण व्यवस्था को क्या करें, ग्रामीण समाज में क्या करें और अधिक प्रयास करें अच्छी अच्छी चीजों को लाने में, जिससे ग्रामीण समाज क्या आवश्यकताओं को पूरा हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यदि अब बात करते हैं ग्रामीण संपत्ति। ग्रामीण की संपत्ति को 2 आधार पर बांटा गया है। एक है बच्चों चल संपत्ति, एक है अचल संपत्ति। ग्रामीण संपत्ति, ग्रामीण की संपत्ति को 2 भागों में बांटा गया है, चल संपत्ति दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों अचल संपत्ति। ठीक है सर, चल संपत्ति और अचल संपत्ति। चल संपत्ति में क्या होता है बच्चों, हल, खेत को जोतने के लिए क्या चाहिए, हल। हल को चलाने के लिए कौन चाहिए, बैल। इसके बाद क्या होगा, मवेशी पालेंगे, पशुपालन वगैरह करेंगे। मवेशी के बाद क्या है, आभूषण, नकद, नकद यानी कि भाई कैश। ठीक है, तो चल संपत्ति में क्या क्या आता है, आदि। चल संपत्ति में आपके हल आ गया, बैल आ गया, मवेशी, आभूषण, नगद, ये सब आपकी चल संपत्ति में आते हैं। और अचल संपत्ति के बारे में बात करें, अचल संपत्ति में आपका क्या आता है, भूमि आ जाता है, जमीन, मकान, भूमि, मकान, द्वार, ये सब क्या हो जाता है बच्चों, आपकी अचल संपत्ति में आ जाता है। ठीक है, तो ग्रामीण की संपत्ति को 2 आधार पर बांटा गया है, चल संपत्ति, अचल संपत्ति। चल संपत्ति के बारे में बात करें, चल संपत्ति के अंतर्गत क्या क्या आता है, हल हो गया, बैल, मवेशी, आभूषण, नकद। अचल संपत्ति के बारे में बात कर लेते हैं। अचल संपत्ति में आपका भूमि आ जाता है, मकान आ जाता है, द्वार आ जाता है, सब आ जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो बच्चे आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण संपत्ति को 2 भागों में बांटा गया, चल संपत्ति, अचल संपत्ति। ठीक है, चल संपत्ति में हल, मवेशी, नगद, बैल, आभूषण। अचल संपत्ति में भूमि, मकान, द्वार आदि। ओके मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आता है भारत के ग्रामीण समाज में गरीबी। भारत के ग्रामीण समाज में गरीबी।
भारत के ग्रामीण समाज में गरीबी की बात करें तो इसमें है क्या, इस गरीबी को आकलन करने के लिए, ठीक है, गरीबी पहली बात किसे कहते हैं? गरीबी उस स्थिति को कहते हैं जब आदमी अपनी रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम ना हो। जब कोई व्यक्ति अपनी मकान रोटी कपड़े से यदि उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होता है, उन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होता है, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है बच्चों? गरीबी कहा जाता है। ठीक है, गरीबी का आकलन दो आधार पर किया जाता है, एक आय के आधार पर और एक उपभोग के आधार पर। गरीबी का आकलन आय के आधार पर और उपभोग के आधार पर किया जाता है। ठीक है, इसका आकलन इवैल्यूएशन यानी कि आय और उपभोग के आधार पर किया जाता है। ठीक बच्चों, तो गरीबी का आकलन किसके आधार पर किया जाता है? आय और उपभोग के आधार पर किया जाता है। यदि पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि गरीबी का आकलन किस किस आधार पर किया जाता है, तो आप याद रखेंगे पहली बात तो आय के आधार पर, दूसरी चीज बच्चों कहे पे उपभोग के आधार पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, इसमें दो समितियां बनाई गई। पहली आई तेंदुलकर समिति। पहली समिति बच्चों कौन सी आई? तेंदुलकर समिति। सचिन तेंदुलकर वाली समिति नहीं है बच्चों। ठीक है, तेंदुलकर समिति में ये कहा गया कि तेंदुलकर समिति में ये कहा गया कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति 27.27 रुपया 20 पैसा 27 रुपया 20 पैसा प्रतिदिन खर्च करता है, ठीक है, और शहरी क्षेत्र में वहीं 33 रुपये 30 पैसे खर्च करता है, तो उस व्यक्ति को, यानी कि तेंदुलकर समिति में ये कहा गया कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में यदि व्यक्ति 27 रुपये 20 पैसे खर्च करता है और शहरी क्षेत्र में 33 रुपये 30 पैसे से प्रतिदिन कम खर्च करने वाले को क्या है बच्चों? गरीब माना गया है। ठीक है, तो तेंदुलकर समिति में यदि ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति इतने रुपए खर्च करता है दिन में और शहरी क्षेत्र में यदि इतने रुपए खर्च करता है, तो ये माना गया है उस व्यक्ति को वहां पे क्या है? गरीब माना गया। लेकिन बच्चों ये क्या हुआ? ये प्रचलन में नहीं है, सर्वमान्य नहीं रहा। इसकी जगह पे दूसरी क्या समिति आई? इसकी जगह पे समिति दूसरी आई रंगराजन समिति। कौन समिति आई? रंगराजन। तो तेंदुलकर समिति क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में यदि 27 रुपये 20 पैसा प्रतिदिन खर्च करता है और शहरी क्षेत्र में वही आदमी यदि 33 रुपये 30 पैसा खर्च करता है डेली, तो ये माना गया है कि वो व्यक्ति जो है क्या है? गरीब माना गया है। ओके, तेंदुलकर समिति कब गठन किया गया? इसका गठन किया गया 2011-12 में। इस समिति का गठन किया गया बच्चों 2011 और 12 में। ठीक है, दूसरी समिति, लेकिन ये क्या हुई? प्रचलन में नहीं रही, तो दूसरी समिति लाई गई सी रंगराजन समिति। सी रंगराजन समिति लाई गई। सी रंगराजन समिति में क्या हुआ बच्चों? इस समिति में ये बताया गया यदि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र यदि 32 रुपये खर्च करता है और शहरी क्षेत्र यदि वो व्यक्ति क्या करता है? 47 रुपये खर्च करता है, तो उस व्यक्ति को क्या बच्चों माना गया है? गरीब माना गया है। ठीक है, यदि ग्रामीण समिति में वो व्यक्ति क्या करता है? ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये खर्च करता है प्रतिदिन अपने ऊपर और शहरी क्षेत्र में वही व्यक्ति यदि 47 रुपये खर्च करता है अपने प्रतिदिन, तो उस व्यक्ति को क्या माना गया है? गरीब माना गया है। लेकिन ये समिति क्या हुई? सर्वमान्य नहीं, इसको माना
गया। इसका गठन के बारे में बात करें, इसका गठन बच्चों 2014 में किया गया, ठीक है, 3 साल बाद, यानी कि इससे लगभग, ठीक है, गठन किया गया। तो तेंदुलकर समिति में ये कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपये 20 पैसे यदि कोई व्यक्ति अपने ऊपर खर्च करता है, वहीं शहरी क्षेत्र में 33 रुपये 30 पैसे खर्च करता है, तो उस व्यक्ति को क्या है, गरीब माना गया है। लेकिन रंगराजन समिति में क्या कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये खर्च करता है अपने ऊपर, और शहरी क्षेत्र का व्यक्ति यदि अपने ऊपर 47 रुपये खर्च करता है, तो उस व्यक्ति को गरीब माना गया है। तेंदुलकर समिति गठन कब किया गया, 2011-12 में किया गया। सी रंगराजन समिति गठन कब किया गया बच्चों, 2014 में किया गया, ठीक है। वहीं पे अब WHO क्या कहते हैं, विश्व बैंक क्या कहता है, वर्ल्ड बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक अपना एक अलग हिसाब किताब चला। वर्ल्ड बैंक ने बोला लेकिन ये रंगराजन समिति क्या हुई, सर्वमान्य रही। इसके बाद वर्ल्ड बैंक कहती है, विश्व बैंक कि कोई भी व्यक्ति $1.90 यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन यापन पर खर्च करेगा, तो वो व्यक्ति क्या माना गया है, गरीब माना गया है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार ये कहा गया है कि $1.90 यदि कोई व्यक्ति अपने ऊपर खर्च करेगा, तो जीवन यापन करेगा, तो वो व्यक्ति क्या है बच्चों, गरीब माना गया है, ठीक है। ये इन चीजों में सभी में कहा गया था, ओके। तो रंगराजन समिति हमने बताया आपको, तेंदुलकर समिति आपको हमने बताया, वर्ल्ड बैंक के अनुसार बताया कि $1.90 यदि कोई खर्च करता है अपने ऊपर जीवन यापन करने के लिए, तो उस व्यक्ति को क्या माना गया बच्चों, गरीब माना गया है। ये चैप्टर बच्चों अब आपके यहीं से फिनिश होता है, खत्म होता है, ग्रामीण सामाजिक विकास, ठीक है। इसके लिए अब हम आपको प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, कल की क्लास में प्रैक्टिस सेट कराएंगे। इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और नया चैप्टर हमारा रहेगा, नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। इसके बाद चलिए देखते हैं हम कौन शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए इस सेशन को आज हम यहीं से ऑफ करते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो, और हमारे टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में आप अधिक से अधिक लोग जुड़ें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को क्या करें बच्चों, शेयर करें, ठीक है, लाइक करवाएं, ओके, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को क्या करें, चैनल पे जोड़ें, ठीक है बच्चों। चलिए, और हम लोग क्या करते हैं, टेलीग्राम चैनल पे पोल कराते हैं, क्वेश्चंस लाते हैं टॉपिक वाइज, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस, मैथ के भी क्वेश्चंस, बायो के भी, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, हिस्ट्री के, सिविक्स के, ज्योग्राफी के, हर सब्जेक्ट के क्या करते हैं, पोल क्वेश्चंस लाते हैं बच्चों, ठीक है। आपको क्वेश्चंस कैसे लगते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे जरूर बताएं कि सर हमें टेलीग्राम चैनल पे जो आप पोल कराते हैं, क्वेश्चंस लाते हैं, उन पोल पे हमें अच्छा लगता है, ठीक है। आप हमें और बताएं, हम और नए नए क्वेश्चंस आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे, ठीक है बच्चों। परेशान बिल्कुल नहीं होने का। चलिए धन्यवाद।